पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जापान पर है, क्योंकि जापान में इस वक्त उन G7 देशों का सम्मेलन हो रहा है जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है। वैसे तो भारत G7 ग्रुप का सदस्य अभी नहीं है, लेकिन जब भी G7 देशों का सम्मेलन होता है उसमें भारत को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि भारत की ताकत को पूरी दुनिया मानती है। G7 की समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दोपहर जापान पहुंचे और पीएम मोदी की एक मीटिंग पर पूरी दुनिया की टकटकी है। मतलब सब लोग देख रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या होगा, और वो मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की होने जा रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। दुनिया की नजर है कि पीएम मोदी और जेलेंस्की मिलेंगे तो क्या होगा, क्या नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवा देंगे? क्योंकि जब से यूक्रेन युद्ध छिड़ा है तब से 1 साल से ज्यादा हो गए जेलेंस्की और पीएम मोदी की अब तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। युद्ध के इस 1 साल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तो पीएम मोदी की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जेलेंस्की से अब तक पीएम मोदी की कोई मीटिंग नहीं। फोन पर बात हुई लेकिन आमने सामने की मीटिंग नहीं। अब G7 देशों की समिट में ऐसा मौका आया है कि जेलेंस्की पीएम मोदी के सामने वो बातें रख सकते हैं जो बातें जेलेंस्की पीएम मोदी को कई बार फोन करके बता चुके। लेकिन आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी चाहते तो अपने दोस्त पुतिन को खुश करने के लिए जेलेंस्की से मिलने का टाइम नहीं देते। भाई पुतिन को लग सकता है ना कि भाई ये आदमी तो मेरा दुश्मन है, जेलेंस्की इससे क्यों मिल रहे हैं मेरे दोस्त मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी आज की डेट में इंडिया को ग्लोबल पावर बना चुके हैं। वो अपने टर्म्स पर दुनिया से रिश्ते रख रहे हैं, भारत की रिश्ते रख रहे हैं। इसलिए रूस से दोस्ती है, लेकिन दुनिया को भी इस युद्ध से निकालना है, इसलिए जेलेंस्की से भी बात होगी। भाई वो तो पुतिन को सामने बैठ के बता चुके हैं कि युद्ध करने का समय नहीं है, मुंह पे बोल चुके हैं, तो जेलेंस्की से क्यों नहीं मिलेंगे? पुतिन से वो ऐसे समिट के दौरान पिछले साल मिल चुके थे। इस साल जब मौका लगा तो वो जेलेंस्की से मिल रहे हैं। जेलेंस्की से मिलने की टाइमिंग को भी इस एंगल से समझिए कि पिछले कुछ अरसे से रूस यूक्रेन के मामले में चीन बहुत एक्टिव हो चुका है। कल ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना एक खास दूत जो है वो यूक्रेन भेज दिया और वहां पर उसने जेलेंस्की से मुलाकात की। इससे पहले 26 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। यूक्रेन से बातचीत करने की कोशिशों से ठीक पहले शी जिनपिंग मार्च में रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं, और इससे पहले फरवरी में चीन ने यूक्रेन युद्ध के लिए 12 सूत्रीय पीस प्लान यानी शांति प्रस्ताव जारी किया था। यानी आप ये देखिए कि 4 महीने से चीन किस तरह से रूस यूक्रेन के मामले में फुल एक्टिव है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या भारत कुछ नहीं कर रहा है, तो इसे भी समझ लीजिए कि भारत भी कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। नरेंद्र मोदी चीन से 10 कदम आगे रखे हुए भारत। कैसे, इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जेलेंस्की और नरेंद्र मोदी के बीच ये देखिए, जेलेंस्की और पीएम मोदी, इनके बीच 4 बार फोन कॉल हो चुका है, यानी 4 बार वो फोन पर बात कर चुके हैं। और जब युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है, शुरू हुआ था तब से बातचीत हो रही है। फिर पिछले महीने जेलेंस्की का लेटर आया पीएम मोदी को कि भाई देखिए क्या चल रहा है, रूस क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। फिर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का भारत दौरा हुआ और अब जेलेंस्की और मोदी की मीटिंग हो रही है। और जब नरेंद्र मोदी जेलेंस्की की मुलाकात होगी तो यह मुलाकात भारत के लिए नहीं, यूक्रेन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए कि मोदी वो वर्ल्ड लीडर हैं जो खरी खरी बात करते हैं। पिछले साल जब पुतिन से पीएम मोदी मिले थे तो उन्होंने पुतिन से साफ साफ कह दिया था कि यह युद्ध का वक्त नहीं है। ये बात दुनिया का कोई नेता पुतिन के मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन पीएम मोदी ने बिना हिचक पुतिन के सामने खरी खरी सुना दिया था। ऐसे ही जब भी जेलेंस्की से पीएम मोदी की फोन पर बात हुई है, पीएम मोदी ने खरी खरी बात कही है कि कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता, डिप्लोमेसी ही चलेगी। मतलब एक तरफ वो अमेरिका, ब्रिटेन युद्ध के लिए हथियार दे रहे हैं और मोदी जी सलाह दे रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, समझ जाओ, हथियार से कुछ नहीं होगा, डिप्लोमेसी से होगा। उधर चीन से पिछले 2 महीने की बातचीत में शायद जेलेंस्की भी समझ गए होंगे कि चीन से कुछ होने वाला नहीं है, और चीन की वो साख भी नहीं है जो साख आज की डेट में दुनिया में भारत की है। जेलेंस्की को भी देखिए कि युद्ध के दौरान वो पहली बार
इस तरह की किसी वर्ल्ड समिट में व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो रहे हैं, कोई वर्चुअल तरीके से नहीं जुड़ रहे। जेलेंस्की जापान के निमंत्रण पर G7 समिट में शामिल होने जा रहे हैं। जेलेंस्की अमेरिका के मिलिट्री प्लेन में सवार होकर जापान पहुंचेंगे और जापान जाने से पहले वो सऊदी अरब भी जाएंगे, जहां वो अरब लीग समिट में भी हिस्सा लेंगे। जेलेंस्की ये जानते हैं कि पीएम मोदी से मिलने का ये मौका सबसे सही है, इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। ये मीटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिए कि यूक्रेन युद्ध को 15 महीने हो चुके हैं और युद्ध खत्म होने की जगह पर नए लेवल पर चला गया है। भाई अभी कुछ दिन पहले वहां पुतिन के घर पे हमला हो गया, तो पुतिन ने तो कह दिया था कि मैं तो मार दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। यूक्रेन को पश्चिमी देश और हथियार देकर युद्ध भड़का रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जैसे न्यूट्रल देश ही युद्ध को और भड़कने से रोक सकते हैं, क्योंकि वो ना तो रूस का सीधा पक्ष ले रहे हैं और ना ही पश्चिमी देशों का। भारत ही वो देश है जो पश्चिमी देशों की चिंताओं को रूस से और रूस की चिंताओं को पश्चिमी देशों से साझा करके उन्हें कन्विंस कर सकता है। और अगर युद्ध को रोकना है तो भारत की भूमिका को केंद्र में रखना ही होगा, क्योंकि अभी की स्थिति तो यह है कि यूक्रेन को भर भर के फिर से यूरोप से हथियार मिल रहे हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन को वो हथियार मिले जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, जैसे पिस्टल, राइफल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये सब। दूसरे चरण में यूक्रेन को बड़े हथियार मिलने शुरू हुए, जैसे लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम, होइत्जर तोप, रॉकेट लॉन्चर्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स वगैरह। तीसरे चरण में जब रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज किए तो यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया, जैसे रूस के ड्रोन हमले से बचाने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल्स दी गई, जो दुनिया में बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम मानी जाती है। फिर सर्दियों में जब रूस और यूक्रेन के बीच बखमुत में भीषण लड़ाई छिड़ी तो यूक्रेन ने पश्चिमी देशों ने टैंक मांगे, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से। जर्मनी की तरफ से पावरफुल लियोपर्ड टैंक भेजे गए, अमेरिका ने एब्राम्स टैंक दिए, ब्रिटेन ने यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देने तक का ऐलान किया, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और जिसके जरिए यूक्रेन रूस के अंदर हमला कर सकता है। अब युद्ध के अगले चरण में जेलेंस्की पश्चिमी देशों से फाइटर जेट मांग रहे हैं। इसके भाई के पास कुछ है ही नहीं लगता है, सब मांग के लड़ेगा। हालांकि अभी नेटो देशों ने यूक्रेन को आधुनिक फाइटर जेट तो नहीं दिए हैं, लेकिन ब्रिटेन ने एयर डिफेंस मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स देने का वादा किया है। फ्रांस ने ताकतवर टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स देने का भरोसा दिया है। यानी कुल मिलाकर युद्ध में यूक्रेन को छोटे हथियार सप्लाई करने से शुरू हुआ सिलसिला आज फाइटर जेट तक जाकर पहुंच गया। और कोई इसकी गारंटी नहीं देता कि कल अगर युद्ध और भड़का तो परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह से यूक्रेन को हथियार मिलते रहेंगे और युद्ध का लेवल बढ़ता रहेगा तो हमेशा यह खतरा बना रहेगा कि कहीं यह वॉर आगे जाकर वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर तक तो ना पहुंच जाए। और जब न्यूक्लियर वॉर होती है, जब एटम बॉम्ब गिरते हैं तो क्या होता है, इसका सबक उसी शहर से लिया जा सकता है जिस शहर में G7 देशों का शिखर सम्मेलन है। और यह शहर कौन सा है? जापान का हिरोशिमा, जिसके बारे में सब सुनते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान के दो शहर हैं जिन्हें अमेरिका ने 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटम बॉम्ब गिराकर तबाह किया था। अमेरिका ने पहला एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया था, जिसमें 1 मिनट के अंदर 80% हिरोशिमा शहर राख हो गया था। हिरोशिमा पर एटम बम गिरते ही आग का ऐसा विशाल गोला बना जिसकी गर्मी 10 लाख डिग्री सेल्सियस थी। हिरोशिमा में 80,000 लोग तो एटम बम गिरते ही सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मर गए थे। शहर की आबादी करीब 3.5 लाख थी और 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। एटम बम गिरते ही हिरोशिमा शहर के अंदर कुछ एक इमारतों को छोड़कर बाकी जमीन के ऊपर जो भी था वो सब गायब हो गया था। हिरोशिमा शहर की 75% बिल्डिंग 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई थी। कई किलोमीटर तक जैसे आग की आंधी चल रही थी। जिस जगह पर एटम बॉम्ब गिरा था वहां से 15 किलोमीटर दूर की हर इमारत के शीशे टूट गए थे, चकनाचूर। एटम बॉम्ब के विस्फोट से जो भयानक आवाज निकली, उससे हिरोशिमा में 1 घंटे तक ऐसी काली बारिश होने लगी जिसमें धूल, गुबार और रेडियो एक्टिव तत्व थे। जहां एटम बॉम्ब गिरा वहां लोग पूरी तरह से गल गए, बाकी लोग तिल तिल मर गए। एटम बम की गर्मी ने लोगों के शरीर से पानी की एक एक बूंद को सोख लिया था। लोगों की स्किन उनके चेहरे से लटक गई थी। जैसे कोई फटा पोस्टर बैनर हवा में झूलता है, वैसे लोगों की बांह गलकर झूल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे तो उनको उसी जगह जापान में जिसने ये सब सहा है, ये बताएंगे कि देखो ये लोग तुमको किस दिशा में ले जा रहे हैं। कल को न्यूक्लियर अटैक हो गया तो जहां खड़े हो
उसके दर्द से समझो कि वहां क्या हुआ था। और सिर्फ हिरोशिमा में नहीं, जापान के नागासाकी शहर में भी हुआ था। तब का दिन है और अब का दिन है। एटम बम कभी नहीं चला, लेकिन आगे नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी तो देता नहीं, क्योंकि यूक्रेन जैसे युद्धों से यह खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए युद्ध को भड़काने की जगह कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब जब G7 देशों की मीटिंग हिरोशिमा में हो रही थी, तो इसे सिर्फ रूस की निंदा करने वाला शिखर सम्मेलन नहीं बनाना चाहिए। G7 के देश दुनिया के अमीर देश हैं और उनकी अलग जिम्मेदारी है। G7 के बारे में आपको बताता हूं। इसमें देश कौन कौन है? जिस G7 की बात कर रहा हूं, बहुत अमीर देश हैं। इसमें कई ऐसे देश हैं जो यूक्रेन को भड़काते हैं। एक तो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, नंबर 1। नंबर 2 पर है यूके यानी ब्रिटेन। तीसरा है कनाडा। चौथा है जर्मनी। पांचवा है फ्रांस। ये सारे लोग वही हैं जो यूक्रेन को भड़का रहे, तभी तो वो ज़ेलेंस्की वहां आराम से घूम रहा है। छठा है इटली और सातवां है जापान, जहां पर ये सब हो रहा है। और ये सारे देश जो ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि बॉस युद्ध बंद करो, ये सब तुम्हारे दोस्त नहीं। एक वक्त था जब दुनिया की जीडीपी का 50% इन्हीं देशों से आता था। हालांकि अभी आंकड़ा गिरकर 30% रह गया है और अब दुनिया के दूसरे देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो चुके हैं, जैसे भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो इन देशों को भी G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हमेशा बुलाया जाता है। लेकिन वहां इस मुलाकात में क्या होगा, वो आपको जरूर आगे बताऊंगा।